जो कानून महिलाओं की सुरक्षा को महिलाओं के हितों में ध्यान में रखकर बनाए गए थे, क्या अब वो एक टूल बनकर रह गए? जो उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कानून बना था उस पर भी आंच ना आए, लेकिन अनावश्यक रूप से इसका दुरुपयोग ना हो। चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है, इस कानून में कुछ संशोधन जरूरी है। जैसे ही किसी को ज्यादा अधिकार देते हैं तो उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। दहेज का केस मैंने जितनी स्टडी किया है, मुझे एक भी सच नहीं मिला। एक समय होता रहा होगा, बहुत कम ऐसे केस हैं जो अतुल सुभाष जैसे हैं। यदि ऐसा होता और इसकी संकल्पना होती हमारे समाज में, तो जब विवाह किया गया तो विवाह विच्छेद का भी प्रावधान किया जाता। अतुल सुभाष को शायद ये कहता हूँ कि शायद उसने बलिदान दिया इस सिस्टम को समझने के लिए। ये वही समय है जब हम भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता कहने लगे और न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हट चुकी है। तो क्या वो न्याय की देवी ये सब देख रही है? नमस्कार, अमरुजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। देखिए, खबरों के खिलाड़ी में अभी आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कई सवाल खड़े हो गए। क्या पुरुष होना इस देश में एक तरीके से सजा है? क्या जिम्मेदार पुरुष होने पर भी आप परेशान हो सकते हैं या प्रताड़ित हो सकते हैं? क्या कानून पुरुषों के लिए नहीं है? इस तरह के बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं जिन पर चर्चा हो रही है। और सब कुछ शुरू हुआ बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के साथ। और उन्होंने जो सवाल छोड़े, चाहे अपनी परिस्थिति को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर और कानून को लेकर और कानूनी प्रक्रिया को लेकर, ये सवाल बड़े अहम हो जाते हैं। और उसके बाद ये चर्चा लगातार चल रही है कि आखिर पुरुषों के सुनने वाला कौन है। इस चर्चा में हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि सारी महिलाएं एक जैसी हैं, लेकिन हाँ, जिन पर आरोप लग रहे हैं या इस तरह की जो बातें हुई हैं, उसके बाद पुरुषों के लिए भी क्या सोचा जाना चाहिए। जो कानून महिलाओं की सुरक्षा को महिलाओं के हितों में ध्यान में रखकर बनाए गए थे, क्या अब वो एक टूल बनकर रह गए हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ज़रूर हो रहा है पुरुषों के खिलाफ, उनका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। इसको लेकर कई अहम सवाल उठ रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। एडवोकेट रुद्र विक्रम साहब भी हैं हमारे साथ, कानून के जानकार। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ला जी हैं, अमरुजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हैं, रामकृपाल जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करूँगा इस चर्चा की। अतुल सुभाष के मामले के बाद बहुत सारे सवाल उठना शुरू हो गए, खास करके कानूनी पहलुओं को लेकर तो इतने सवाल उठ रहे हैं कि हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है। कानून है तो ऐसा क्यों है और इसका इस तरीके से इस्तेमाल क्यों हो जा रहा है। सबसे पहले तो ये जो परिस्थिति बन गई कानून को लेकर और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर, ये बड़ी गंभीर है। उसके बारे में बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि एक अच्छी बात भी है कि शायद एक मैं उसको अतुल सुभाष को शायद ये कहता हूँ कि शायद उसने बलिदान दिया इस सिस्टम को समझने के लिए, सिस्टम के ऊपर बात करने के लिए। शायद उसका एक बलिदान शायद काम आया। आज हम इस पर बात कर रहे हैं। हालांकि अगर हम एनसीआरबी का डेटा उठाकर देखें 2021-2022 का, तो जो मैरिड मेन के मरने की जो संख्या है 2021 में ये 52% थी। जितने सुसाइड हुए थे उसमें 52% थी। 2022 में आंकड़े बढ़ के 73% हो गए। आज हम 2024 में बैठे, मेरे ख्याल से 2024 जब आंकड़ा आएगा तो हो सकता है 80% 85% हो। तो एक विभत्स स्थिति है इस देश में। और उसके जनक ये जो कानून है, जो कि एक विमेन सेंट्रिक कानून है, और जो प्रशासन जो तंत्र है, जो न्यायिक तंत्र है, वो भी जैसे कि सबसे पहला मैं उदाहरण लेके चलूँगा कि जब वो मामला बेंगलोर का था, उसको जौनपुर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आज जब अदालतों के पास ट्रांसफ़र पिटीशंस जाती हैं तो अदालतें सिर्फ क्या देखती हैं, अच्छा आप महिला हैं, आप वहाँ रहती हैं, अच्छा तुरंत ट्रांसफ़र। आप कोई भी अदालत इस बात का कंडीशन देखती ही नहीं कि पुरुष की क्या कंडीशन है, क्या पुरुष को हर बार महीने में अगर 1 डेट भी लगती है तो बेंगलोर से आने का क्या खर्चा होगा, क्यों ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, क्या मुद्दे महिला लेके गई है। और आज के ज़माने में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी हर जगह है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी हर जगह होनी चाहिए, तो क्या उसका पर्सनल अपीयरेंस वहाँ पे ज़रूरी है? क्यों उसको एग्जम्प्ट नहीं किया जाना चाहिए? क्यों बार बार बुलाया जाना चाहिए? दूसरा मैं आता हूँ, ये उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों की जो न्यायिक स्थिति है, जो अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में कहा। मैं कई सारे राज्यों में जाता रहता हूँ अदालतों में। दिल्ली को छोड़कर किसी भी राज्य में आप चले जाइए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जो स्थिति है, जो अतुल सुभाष ने अपनी बात कही कि जब वो डेट लगवाने के लिए पेशकार के पास जाता है तो पेशकार उससे पैसे मांगता है, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये। वो पेशकार को आपका पहनावा देख के समझ आ जाता है कि इससे कितना रुपया मांगना है। और उससे भी विभत्स स्थिति में आपको बताता हूँ कि वो पेशकार पैसा कहाँ मांगता है, जज साहब ऊपर बैठे होते हैं, नीचे पेशकार जज साहब के सामने पैसा मांगता है, और जब वो पैसा ले रहा होता है तो जज साहब यूँ देखने लगते हैं
कि मैं जैसे देख ही नहीं रहा हूँ कि वो पैसा ले रहा है, या यूं देखने लगेंगे या यूं मुंडे नीचे कर लेंगे। तो ये बहुत विभत्स स्थिति जो अतुल सुभाष ने शायद और ये बात उठाई, मुझे लगता है कि शायद उसके बलिदान के बाद अगर सिर्फ यही स्थिति अगर संभल जाए तो कम से कम लोगों का जो कोर्ट जाते हैं, न्याय के चक्कर में जो कोर्ट जाते हैं, कम से कम शायद उनकी एक आस्था, शायद एक आस्था बन जाए कि नहीं यार मैं कोर्ट आता हूँ, यहाँ पे कम से कम करप्शन नहीं है, यहाँ पे मुझे 100 रुपया 200 रुपया डेट लगवाने के लिए नहीं देना पड़ता, शायद मुझे यहाँ से न्याय मिल जाए। तो एक मुझे लगता है शायद अगर एक ये बात हो जाए तो अदालतों की स्थिति शायद एक बेसिक सुधार हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सुधार होने वाला है। यही हम नोएडा में बैठे, यही सूरजपुर कोर्ट चली जाए, गाजियाबाद कोर्ट चली जाए, देश की राजधानी के बगल में ये कोर्ट्स हैं और हर जगह की स्थिति है। दिल्ली को अगर आप छोड़ दें, और भी मुझे लगता है मुंबई वगैरह की भी स्थिति शायद ठीक होगी। मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं गया हूँ इसलिए मैं वहाँ पे कमेंट नहीं करूँ, लेकिन और जगह उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कहीं की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप चले जाइए, ये बहुत व्यवस्थित स्थिति है। दूसरी बात, जब हम कानूनों को लेकर बात करते हैं कि क्या कानून जो मैरिड मैन हैं उनके लिए कानून है नहीं है, महिलाओं के लिए कानून है नहीं है, ये बिल्कुल एक भयंकर स्थिति इस देश में आ चुकी है। जब डॉरी एक्ट बनाया गया था तब वाकई में उस समय महिलाओं के साथ शोषण होता था, महिलाएं जला दी जाती थी, महिलाएं मारी जाती थी, क्योंकि दहेज का इतना विभत्स रूप ले चुका था। लेकिन उसके ठीक बाद, उसके 4-5 साल बाद एक महिला FIR लिखवाती है, उसका चाचा, मामा, ताऊ, फूफा सब अरेस्ट कर लिए जाते थे। उस स्थिति को देखते हुए जब अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उस जजमेंट में जो अरनेश कुमार के माता पिता थे वो US रहते थे, कभी उस महिला के साथ नहीं रहे, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ FIR लिख गई और पुलिस जो है वारंट मांगने लगी कि हम उनको अरेस्ट करने जाएंगे अमेरिका। तो ये स्थिति जब आई तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। तब अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू की कि किन मामलों में अरेस्ट तुरंत होना चाहिए, किन मामलों में अरेस्ट नहीं होना चाहिए। आप 41A का नोटिस इशू करेंगे, उसके बाद अरेस्ट करेंगे, ये सारी गाइडलाइन इशू करने पड़े। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन मामलों में जो दहेज वाले जो मामले हैं उनमें तुरंत गिरफ्तारी आप मत करिए, उसमें जाँच करिए, मीडिएशन कराइए, कंसिलिएशन कराइए अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये स्थिति वहाँ 2013 से शुरू हुई। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि एक महिला, उसको अगर कुछ भी दिक्कत है या नहीं है, वो 3-4 केसेस वो आराम से आपको डाल सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल देगी, डाउरी का केस डाल देगी, मेंटेनेंस का केस डाल देगी। ये 3 केस तो उसके 3 हथियार तो उसके एकदम खटाखट रेडी हैं। मतलब आप कोई भी विवाद हुआ किसी पुरुष से, वो 3 केसेस वो डाल देगी और वो कहीं भी डाल सकती है। वो उसके जो जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड्स होते हैं, जैसे इस महिला ने जौनपुर में डाला, जो क्योंकि वो अपने पिता के साथ रह रही है, तो ये एक महिला को ये विशेष अधिकार दिया गया कि आप अपने माता पिता के यहाँ जहाँ आप रहती हैं वहाँ जुरिस्डिक्शन में डाल सकती हैं। तो ये इन मुद्दों पर मुझे लगता है बात की जानी चाहिए और एक जेंडर न्यूट्रल कानून की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। जब हम जैसा मैंने पहले में कहा कि आर्टिकल 14 की जब हम बात करते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, तो इन सब मामलों में भी इक्वलिटी अब देखी जानी चाहिए। क्योंकि आज हम इस सदी में जी रहे हैं जहाँ पे लगभग जो हम शहरी जगहों पे रहते हैं, तो शहरी जगहों में पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, दोनों सेल्फ डिपेंडेंट हैं, दोनों को एक दूसरे की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। तो इन सब मुद्दों पर मुझे लगता है कि शायद अब देश की संसद बात करना शुरू करे और इस पर एक कानून लेके आए कि जेंडर न्यूट्रल कानून जो है इस पर बने। ये बढ़िया बात आप कह रहे हैं। विनोद सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, एक तरफ संविधान पर चर्चा हो रही है, लेकिन जो बात रुद्र विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, जिस ओर वो इशारा कर रहे हैं, उदाहरण अब ठीक है, अलग अलग जगहों पर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अतुल सुभाष के केस ने बहुत सारे ऐसी बिंदुओं को छुआ है जिन पर सोचा जाना ज़रूरी है और एक समाज के तौर पर हमें भी सोचना चाहिए और सरकारों को भी, कानून बनाने वालों को भी, कानून में बदलाव करने वालों को भी, कानून में क्यों समय के साथ किस तरह का बदलाव आना चाहिए वो करने वालों को भी सोचना होगा। नहीं, अतुल सुभाष का मामला बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही मार्मिक मामला है और चूंकि ये मामला हाईलाइट हो गया इसलिए हम सब इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो प्रकाश में नहीं आ पाते हैं और जो अभी संख्या बताई वकील साहब ने कि 53% से 73% तक मामला हो गया है, तो कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग तो होता है। हाँ। लेकिन जब ये कानून बना था, चूँकि हमारा समाज जो है वो जेंडर लैंगिक रूप से समान नहीं है, पुरुष प्रधान समाज है और जाहिर है कि उस मामले में पुरुषों की जो प्रधानता रही है और महिलाओं का जो उत्पीड़न और शोषण ससुराल में होता रहा है दहेज को लेकर के और बहुत सारे उसको लेकर के, डोमेस्टिक वायलेंस, सारी चीज़ें, उस परिप्रेक्ष्य में इस तरह के कानून बने। जब महिला सशक्तिकरण की बात हुई और चीज़ें आई, सामने आई, तो बने कानून और उनका फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि कई जगह डेटरेंट के रूप में कानून आए और चीज़ें जो है जहाँ महिलाओं पर अत्याचार होते थे उनमें कमी भी आई, रुके भी, लेकिन अभी भी बहुत सारी घटनाएं आती हैं। तो दरअसल अतुल सुभाष
के मसले को के साथ साथ इस पूरे मामले को बहुत समग्रता के साथ सोचने और देखने की जरूरत नहीं है, जरूरत है। मतलब ये नहीं कि भावना में बह करके एकदम एक तरफा तरीके से सोचा जाए, चाहे महिलाओं के पक्ष में चाहे पुरुषों के पक्ष में। बहुत ही संतुलित तरीके से इस पर विचार करना चाहिए कि जैसे अभी वो जो केस बताया वकील साहब ने कि बिहार का जो था जिसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी, ऐसे ये केस मेरे बिल्कुल पड़ोस का था, बिल्कुल पड़ोस। मेरे नेक्स्ट डोर नेबर जो है वो शादी हुई, लड़का यूएस में था, वाइफ यहाँ से गई, गाजियाबाद में शादी हुई थी। अब वो उस लड़की मतभेद हुए, बहुत पैसा वैसा उसने खर्च किया अपने पति का, किसी बात में मतभेद हुए, वो रूठ के यहाँ आ गई, मायके में आ गई। मायके के बाद उसने जाके अपनी सास और अपने जेठ और जेठानी और पति के खिलाफ केस कर दिया और रात में पुलिस पहुँच गई उनको अरेस्ट करने, इंदिरापुरम थाने की पुलिस। मैं उससे बाहर था। अब वो बेचारे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो उनके जेठ थे वो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, तो वो लोग उनका कोई नाता पुलिस और उससे लेने देना नहीं था। तो वो परेशान हुए, फिर मुझे फ़ोन किया, फिर मैंने इंटरवीन किया, फिर आईजी से बात की। उसमें मेरठ जोन में मेरे परिचित आईजी थे, उन्होंने फिर उसकी इंक्वायरी बिठाई डिप्टी एसपी की, और कुल मिला के फिर उनकी गिरफ्तारी से बचे। वो फिर कोर्ट में गए कानूनी तरीके से। उसमें उस लड़के जिस उनके जेठ ने लड़की, उसने LLB किया, वकालत की, और अपना पूरा मामला उसने जो है अपने लड़ा। और IT इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पे पूरा वकालत की। तो इस तरह के मामले सामने आते हैं निश्चित रूप से। तो मुझे लगता है कि देश के कानून निर्माता, संसद ही कानून बनाती है, कानून निर्माताओं को इस पूरे अतुल सुभाष की घटना को लेकर के और इस तरह की और घटनाओं को लेकर के इस पर समग्रता से विचार करना चाहिए। कोशिश ये हो कि कानून का दुरुपयोग न हो। जो उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कानून बना था उस पर भी आंच ना आए, लेकिन अनावश्यक रूप से इसका दुरुपयोग ना हो और किसी भी पुरुष को, किसी पति को इस तरह से हैरेस न किया जाए। हाँ, अगर आप साथ नहीं रहना चाहते हैं तो व्यवस्था है, आप तलाक लीजिए, अलग रहिए, अलग अलग अपनी जिंदगी जीजिए, दोनों स्वतंत्र हैं। तो अब आजकल तो महिलाएं भी काम कर रही हैं, पुरुष भी काम कर रहे हैं। तो एक संतुलित दृष्टिकोण इस पे कानूनविदों को और इसको अदालतों को और संसद को अपनाना चाहिए और कोई ना कोई इसका रास्ता निकालना चाहिए जिससे इस कानून का दुरुपयोग रुके। ठीक है, रुद्र विक्रम सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, आपको आगे बढ़ाते हुए जो एक पॉइंट मेरा छूट गया था कि जो ये FIR लिखवाई जाती हैं, जब महिला FIR लिखवाने जाती है तो पुलिस जब FIR लिखती है तो चाचा मामा ताऊ का नाम जब जोड़ा जाता है, उसके बाद पुलिस क्या करती है कि अच्छा इनका नाम, फिर जब एक्यूज्ड हो गए, चाचा मामा ताऊ सारे एक्यूज्ड हो गए, फिर उनसे कहती है अच्छा तुम्हारा नाम है, तुम्हारा तो कोई रोल नहीं, तुम्हारा नाम निकाल देंगे। फिर वहाँ पुलिस का काम शुरू होता है, पुलिस उनसे पैसे लेती है और उनका नाम निकालती है। तो ये एक व्यवस्था, इस पर भी बात होनी चाहिए कि वो बिल्कुल वो टूल हो गया है, जबकि पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि वो जब चार्जशीट फाइल होती है तो इसमें कॉलम 11 कॉलम 12 होता है। कॉलम 12 में आप किसी का भी नाम अगर गलत हो गया है, कॉलम 12 में नाम डाल सकते हैं कि इनका नाम हटाइए, ये गलत FIR हुई है, इनके खिलाफ हमने जांच किया। लेकिन पुलिस वो नाम हटाने के लिए फिर वो पैसे खाने का उनका साधन हो गया है। बस ये बात मैं ऐड करना चाह रहा था। हाँ, क्योंकि देखिए जो सवाल उठ रहा है बार बार अतुल सुभाष के मामले के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अतुल सुभाष ने जो बात कोर्ट्स के लिए कही, जिस और वकील साहब भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सबसे पहला प्राइमा फेसी तो ये होता है कि FIR होती है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, पुलिस जांच करती है, और पुलिस के पास भी तो एक चेकलिस्ट है ना कि किस आधार पर FIR दर्ज होगी, मामला तथ्य क्या है, उनको हम चेक किया जाए। अगर वहीं पर हमारा सिस्टम ठीक नहीं है तो अदालतों तक आते आते धाराओं का उपयोग दुरुपयोग होते होते वो तो फिर लंबी कहानी, लंबी टीस हो जाती है। आदर्श जी, ये जब ऊपर से ही, जब आपका कानून ही फाल्टी है समाज में, देखिए हमारे मित्र जो वकील साहब हैं इन्होंने बहुत सारी बातें कही। न्याय शास्त्र का एक सिद्धांत है और हमारे संविधान ने भी उसको माना है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। हमारे संविधान ने स्त्री पुरुष को बराबर का अधिकार दिया है। ये मैं मानता हूँ कि समाज में जो भी अगर कहीं से कोई चीज़ थोड़ी बहुत आपको असमानता लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं का, लेकिन जो हमारे न्यायशास्त्र का सिद्धांत है, कोई भी कानून उससे अलग हट करके नहीं बनना चाहिए। हमारे एविडेंस एक्ट का और हमारे न्यायशास्त्र का एक सिद्धांत था कि 99 अपराधी भले छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, एक बेगुनाह को सजा न मिले, है ना। और एविडेंस एक्ट का मूल प्राण जो होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ
इज ऑलवेज विद द प्रोसिक्यूशन। मतलब आप उसको साबित करने का जो दायित्व है वो हमेशा आरोप लगाने वाले का है, यानी स्टेट का है। जब जब इस चीज से डेविएशन हुआ है जहां, उसका फायदा उठाया गया है। और उस समय होता क्या है कि हमारे यहाँ, मैं इसको निश्चित मानता हूं कि महिलाओं को, हमारे संविधान को अगर ढंग से पालन किया जाए तो महिलाओं का अधिकार पुरुषों के बराबर है। कोई ज़्यादा करने की देने की ज़रूरत नहीं है। बात इसकी होती है जैसे ही आप एविडेंस एक्ट के इस मूल प्रस्तावना से होते हैं, जैसे ही किसी को ज़्यादा अधिकार देते हैं तो उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज विद द प्रोसिक्यूशन। आप आरोप लगा रहे हैं तो आप सिद्ध करो ना, हम काहे को सिद्ध करने जाएं। तो ये होता है कि तुरंत गिरफ्तार कर लो। अब जैसा उन्होंने कहा, अब सही है कि अमेरिका में है जिसने अपनी बहू को कभी देखा भी नहीं, कभी मिला भी नहीं, या मान लीजिए अब उसका भी नाम डाल के आप गिरफ्तार कर लो। ऐसा कानून अगर आप बना रहे हैं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि वोट के चक्कर में कि महिलाओं का वोट मिल जाए, हमारे देश में कई बार इस तरह का नाजायज़ कानून बनाए गए हैं और जिनके दुष्परिणाम आ रहे हैं। अगर कल्पना कीजिए इस लड़के ने आत्महत्या नहीं की होती तो हम चर्चा नहीं कर रहे होते। मतलब चर्चा के लिए मरना जरूरी है इस देश में। भाई आप बेसिक कानून की बात कीजिए ना, आखिर वो लड़का क्यों मरा? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। बेसिक देखिए, ये बात उस लड़के की नहीं है। ये बात यह है कि जब वो परेशान हो रहा था, किसी कानून के तहत परेशान हो रहा था, इसी जुडिशियरी के तहत परेशान हो रहा था, इन सबको, ये सबके सब ये अपराधी हैं। धूमिल की एक पंक्ति है जिसमें मैं ये कहता हूँ कि वो संभ्रांत तबकों का एक, अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है। इसको तब तक नहीं होता जब तक कि मामला चलता रहता है। वो तो इंजीनियर था सॉफ्टवेयर, गांव का एक गरीब आदमी। आप जाइए देखिए कितने। एक और इसी में एक्ट है, अनुसूचित जनजाति एक्ट वो है। अब उसमें भी ऐसा कह दिया गया, कोई भी झूठा जाके कह दे कि इसने मुझे इस शब्द का प्रयोग किया, आप अरेस्ट हो जाएंगे। अरे भाई, तो ये जो है ना, मैं फिर वही कह रहा हूँ, जुरिस्प्रूडेंस का जो न्याय शास्त्र के सिद्धांत से जैसे ही आप अलग होते हैं, थोड़ा बहुत लिबर्टी लेते हैं, तो उसका मिसयूज होने लगता है। हमारी जुडिशियरी को, हमारे जो संसद है, उनको देखना चाहिए कि कानून का सही ढंग से पालन हो, किसी को अनड्यू एडवांटेज कोई न ले पाए। ये बड़ी बात है। पूर्णिमा जी, देखिए लगातार एक सोशल मीडिया पर अब एक बहस शुरू हो गई इस घटना के बाद कि जो कानून बनाया गया मदद करने के लिए, उसका दुरुपयोग खूब हो रहा है। हम ये नहीं कतई कह रहे हैं कि सारी महिलाओं पर ये लागू होता है, लेकिन इसके दुरुपयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और क्यों? क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट भी कई बार 498 ये जैसी धाराओं को लेकर बहुत बार टिप्पणी कर चुका है कि इसके दुरुपयोग होता है। अब सवाल ये है, महिलाओं को तो अधिकार दिया गया, लेकिन अब इस तरह का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको लेकर के भी सवाल उठने लगे। फिर भी बदलाव के बारे में हम सोचते नहीं हैं, या सरकारें सोचती नहीं कि भाई उस पर विचार तो करना चाहिए। आज की डेट में जब सारे बोर्ड्स पर यूनिसेक्स लिखा होता है तो इस पर भी सोचना तो पड़ेगा ना आपको। नहीं, बिल्कुल सही बात है, सोचना तो पड़ेगा। और ये एक सच्चाई है कि 498A का दुरुपयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। अब इस लड़के ने सुसाइड कर लिया तो उसका केस सामने आ गया, लेकिन हम लोगों की पर्सनल नॉलेज में भी कई ऐसे केसेस हैं जहाँ की हमने देखा है फैमिलीज को सफ़र करते हुए, और उसमें बस इस एक कानून का सहारा लेके पूरी की पूरी फैमिली को कोर्ट तक घसीट लिया जाता है। पुलिस कोर्ट का, थाने का चक्कर लगाते उनकी ज़िंदगी बीत जाती है। तो हमें ये जरूर देखना होगा। देखिए, बहुत पुरानी कहावत है कि एब्सोल्यूट पावर ब्रिंग्स एब्सोल्यूट करप्शन। तो बिल्कुल एक अंधा कानून आप किसी के हाथ में दे देंगे और उसको, वो जैसे कहते हैं बंदर के हाथ में आपने उस तरह दे दिया, तो वो वही हाल हो गया है। वो उस तरह का इस्तेमाल बंदर क्या करेगा? तो एक चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है किसी भी कानून को इस्तेमाल करने के लिए। और इस कानून में भी अब मुझे लग रहा है, सामाजिक सच्चाई है ये कि औरतों पे अत्याचार हुए हैं, और औरतों पे अत्याचार कोई काल्पनिक वो नहीं है, दुनिया में हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, वो खत्म नहीं हो गए हैं। ये कानून उनको सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था, इसलिए नहीं कि इस कानून का इस्तेमाल करके वो पूरे समाज में दूसरों को प्रताड़ित करें। तो मुझे भी लग रहा है कि चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इस कानून में कुछ संशोधन जरूरी है। और अभी ये सरकार बहुत भारत न्याय संहिता की ये बात करती है, तो न्याय संहिता अब चूंकि हमारे देश में लागू है,
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं है, तो हमें लगता है कि न्याय हर किसी को मिले, इस पे सोचना पड़ेगा। सरकार को भी इस बारे में सोचना होगा कि वो जो दुरुपयोग होता है उसको कैसे रोका जाए। मैं नहीं कह रही हूँ कि इस कानून को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका दुरुपयोग रोकने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविकता अब हो गई है कि मतलब कई मतलब जगह इसका दुरुपयोग हो रहा है। और फैमिलीज को मैंने खुद भी देखा है सफर करते हुए, तो ये ऐसा नहीं है कि हम कोई कल्पना के आधार पे ये बात कह रहे हैं। ये बढ़िया बात है सर। जो कानून बनते हैं जनता के हित के लिए, सुरक्षा के लिए, कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए, वो पुलिस के हाथ में टूल बन जाता है। और पुलिस जो है किस तरह से उनका इस्तेमाल करती है वो हम सब जानते हैं रोजमर्रा के मामलों में। मतलब मामूली ट्रैफिक कानून जो है उसमें भी पकड़ करके जो पुलिस किस तरह से जो है पैसे वसूली का साधन बना देती है। तो ये सब गौर करने वाली बातें हैं। और जिन महिलाओं के खिलाफ मैडम अभी कह रही थी कि अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो बेचारी अभी ना कोर्ट पहुंच पाती है, ना पुलिस थाने पहुंच पाती है, ना कहीं पहुंच पाती है, बल्कि बेइज्जती के डर से ही बिल्कुल जिन महिलाओं पर वाकई में हो रहा है वो कभी कोर्ट नहीं जाती, कभी पुलिस तक नहीं पहुंच पाती, और लेकिन जिन पे नहीं हो रहा वो पूरे खानदान को चक्कर लगवा देती है। नहीं, जो जी वो उसका ज्यादा दुरुपयोग कर रही है। बिल्कुल, जो अक्षम है बेचारी, उनके लिए कुछ नहीं है। जिनके लिए सच में वो कानून बना है, उनकी पहुंच से बाहर है, बाहर है। सक्षम और है। नहीं, देखिए जिस कानून की आप बात कर रहे हैं, बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं अपना। ट्रैफिक लाइट पे आप गाड़ी चला रहे हैं, आप फोन नहीं उठाते हैं कि फोन उठाएंगे तो भाई चालान कटेगा या पुलिस देख लेगी आपको। आप गाड़ी रोक कर अगर फोन उठा रहे हैं, एक ट्रैफिक वाला आकर आपकी गाड़ी की फोटो खींच लेता है कि आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक रखी है, तो अब आपने क्या गुनाह किया है, फोन उठाना या गाड़ी रोकना? मैं ये नहीं समझ पाया इस बात को लेकर। या तो मैं चलती गाड़ी में बात कर लेता। अवधेश सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बड़ा है मैं, क्योंकि देखिए सबकी बात हो रही है। आप समझना ये है कि, और जो बात लास्ट में विनोद जी ने कही वही सवाल मैं लेकर आ भी रहा था, क्योंकि कानून तो बना, कानून अच्छा सोचकर बना, कानून के प्रावधान भी बने, चेकलिस्ट भी बनी कि भाई पुलिस के पास मामला आएगा तो क्या क्या होगा। लेकिन ये जो भ्रष्ट तंत्र है, जिसकी भेंट हमारे लोग चढ़ जा रहे हैं, या जो अपने हिसाब से कानून को मोल्ड कर ले रहे हैं, बात वहां पर भी तो होनी होगी। जब बना था अब में बहुत बदलाव हो गया, वहां पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, या सोचा क्यों नहीं जा रहा है? लेकिन देखिए ऐसा है, ये इतना छोटा प्रश्न नहीं है। हाँ, कानून और न्यायालय तक अगर हम इस विषय को मानते हैं तो इसका कभी समाधान नहीं होता है। रुद्र विक्रम जी ने न्यायालय की कुछ बात बताई। हम लोग तो भुक्तभोगी हैं। अंग्रेजों के समय में पेशी लगता था, मुस्लिम शासन में पेशी लगता था, आज भी पेशी है। वो कोई नई चीज नहीं है। मैं खुद मुकदमे लड़ा हूं। आपको किसी दिन अटेंडेंस डालना है तो आपको पहले ₹1.25 था, ₹5 हुआ, ₹11 हुआ, ₹21 हुआ, अलग अलग कोर्ट में। वो नॉर्मल प्रोसेस है। एक आध दिल्ली जैसे एक आध जगह को छोड़ दीजिए तो आपको देना ही पड़ता है, उसमें कहीं कुछ नहीं है। डेट आगे पीछे बढ़वाना है वो बहुत मामूली सी बात होती है। तो इसलिए न्याय और कानून के दायरे में इस विषय को देखना, क्योंकि न्याय हमारे देश में और कानून, मैं जब बोलता हूं तो लोगों को तकलीफ होती है। जिन लोगों ने भी मुकदमा लड़ा होगा उनको न्यायालय से ज्यादा और वितृष्णा किसी चीज से हो ही नहीं सकती है। इतना यांत्रिकता है। वकील जिसको कि लिखा हुआ है कि जस्टिस इज सुप्रीम, एडवोकेट्स आर पिलर ऑफ जस्टिस, जो उनका लाइसेंस मिलता है। ये एक भी, मैं तो अपने जीवन में, चूंकि मैं क्राइम की रिपोर्टिंग किया, क्राइम की एक भी मुकदमा सही मुझे नहीं मिला पूरे जीवन में। अगर थोड़ी बहुत मारपीट है तो उसको अगर मुकदमा करना है तो उसका आप पहले डॉक्टर के यहाँ से इंजरी रिपोर्ट लाओ, फिर 3-4 और जोड़ो, कोई गवाह नहीं है तो 3-4 झूठे गवाह के नाम डोलो, पूरा केस पलट जाता है। तो इसलिए न्याय और कानून, गांधी जी ने कहा कि इसमें न्यायालयों का जिस दिन नाश हो जाए मैं उस दिन सबसे ज्यादा प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि ये न्यायालय ऐसा है जो आम आदमी को समझने के लिए है ही नहीं। तो इसलिए उसके दायरे में आज का ढांचा है, हम सोचते जरूर हैं। कानून जो हमारे देश में बना ना, कई बार तुरंत फुरत में, वो जो 2012 में जो जिस लड़की के साथ हुआ और उस समय जो कानून बना, मैं उसमें शामिल था। मैं स्वयं 10 लोगों के साथ गया था और उस कमेटी को बोला कि इतने कड़े कानून मत बना दिए कि बेडरूम तक पति पत्नी के पुलिस पहुंच जाए, क्योंकि ये कानून की कमी से नहीं हुआ है। रात में ट्रैफिक की व्यवस्था, 10 चीजें इसमें जुड़ी हुई है। कानून तो आज भी उतना ही है, लेकिन बात नहीं सुनी गई, हा 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 कानून बन जाता है। तो ये जो परिस्थिति है ना, चौथी बात मुझे है कि दहेज का केस मैंने जितनी स्टडी किया है मुझे एक भी सच नहीं मिला। एक समय होता रहा होगा, मैं बजाबता बैठ करके इस पर काम करने की कोशिश किया जिला न्यायालय में और जानने की कोशिश किया कि इसमें एक भी केस सही है। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि मैं मुजफ्फरपुर न्यायालय में था, एक केस मुझे सही नहीं मिला। मुझे जजों से बात हुई कि हम जानते हैं,
उसके बाद तो कानून बहुत करे होंगे। तो ये जो कानून है ना, अंग्रेजों ने अपने सुविधा से, अपनी सोच से, अपनी सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप बनाया, हमने उस ढांचे को आगे रखा है व्यापक। अब सेकंड बात पर आते हैं। देखिए समस्या कहाँ है। मैं एक कविता अभी पढ़ता हूँ, आप ही के अमर उजाला के काव्य से निकाला हूँ। आज स्थिति क्या हो गई है लोगों के सामने, ये कविता को देखिए। ये करेन हार्वर्ड द्वारा है, आप ही के वेबसाइट से निकाला हूँ। काश मैं रुक जाता और तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता, काश मैं जानता कि तुम और नहीं सह सकते, काश मैं वहाँ होता, काश मैं फ़ोन करता, काश मैं इतना व्यस्त न होता और एक बार फिर रुक जाता। मैंने तुम्हारी आंखों में दर्द क्यों नहीं देखा और यह क्यों नहीं जाना कि तुम बहुत अकेले और तिरस्कृत महसूस करते हो। मुख्य बात यह है, मैंने तुम्हारी आवाज़ में दर्द क्यों नहीं साना और यह क्यों नहीं जाना कि तुम अपना अंतिम निर्णय लेने वाले थे। ये बहुत आगे है। देखिए इस समय की समस्या क्या है कि हर आदमी अकेला हो चुका है। मेरा खुद का अनुभव है, मैं 2 साल बीमार रहा। मैं अपने पुत्रों को बताता कि थोड़ा कष्ट में हूँ, मेरा परिवार नहीं है, नौकर चाकर प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा कोई सुनता ही नहीं था। हजारों लोगों को मैंने चंदे वसूल के इलाज कराया। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं सुसाइड कर जाता अगर मेरे पास साहस नहीं होता तो। नहीं, कोरोना के 2 साल में 1.5 साल रहा, मेरे पास कम से कम 1000 बार ऐसे अवसर आए और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। और मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं कि आपको आके दर्द बताते हैं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। अच्छा फोन उठाएंगे लोग, बात करेंगे। मैंने ऐसे लोगों को समझाया कि कोई आत्महत्या करने के लिए फोन करो, उसको ध्यान से सुनो, उसको डांटो मत। आपको कोई कहे कि मैं आत्महत्या करना चाहूँ, क्या बात करते हो, कभी नहीं। समाज के रवैया डॉक्टर डांट देते हैं भाई, अगर जो सुसाइड पर क्या काम किए हैं, किताबें लिखी गई उसको पढ़िए। परिवार में अकेला हो गया। पहले घरों में जब झंझट होता था पति पत्नी में, तो दादी होती थी, चाची होती थी, सब हस्तक्षेप करते थे, उसमें दोनों के बीच समझौता कराते थे। गांव के लोग ससुराल में जाते थे, वो चीजें ध्वस्त हो चुकी है हमारे यहाँ। परिवार परंपरा हमारे यहाँ के सबसे जो है सशक्त चीज रही है और समस्या का समाधान वहां से होता था, वो आज ध्वस्त हो गई है। इस समय आरएसएस की हम आलोचना करते हैं। आरएसएस अपनी शताब्दी में जो मुख्य काम कर रहा है कुटुंब प्रबोधन की, परिवार व्यवस्था कैसे, बड़ी पुस्तिकाएं निकाली गई हैं, खाना कैसे खाएं, बात कैसे करें, कोई फोन कर रहा है कैसे करें। तो कानून की केवल समस्या नहीं, कोर्ट में आप अकेले अगर जाते हैं तो आपको चारों ओर से शोषण करने में, अगर 20-25 लोग जाते हैं तो ससुराल वाले पर भी दबाव बढ़ता है, वकील पर भी, पुलिस पर। आदमी अकेला पड़ चुका है। कहीं भी अकेले किसी चीज का समाधान। इस लड़के ने, अगर उनके दोस्त जो आज चिल्ला रहे हैं, मैं पूछता हूं आपके चैनल से, कम 50-100 लोगों को उसने फोन किया होगा कि मुझे बचाओ, अपने रिश्तेदारों को फोन किया होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। और सब लोग इस समय, ये हमारे समाज की स्थिति हो गई है, भयावह स्थिति है। हर आदमी को लगता है अंधी दौर में अपने लिए ही जो है, मतलब कहां असुरक्षा बोध में ग्रस्त है, अपने अलावा हम सोचने के लिए तैयार नहीं है। हमारी स्थिति होगी कि पत्नी, बच्चे और हम ही एक परिवार है। हालांकि आजकल का सिचुएशन मैं बता रहा हूं, आजकल तो बच्चों को यह भी ज्ञान नहीं है कि मृत्यु हो जाए तो इसका अग्नि संस्कार कैसे करना चाहिए, श्राद्ध होना ही चाहिए, ये अनिवार्यता लोगों में नहीं रह गई है। वार्षिक श्राद्ध तो छोड़ दीजिए, मासिक। तो बच्चों को भी संस्कार नहीं मिल रहा है, लड़कियों को संस्कार नहीं है, धर्म की कोई शिक्षा नहीं है। गांधी जी जो नैतिक शिक्षा, धर्म की शिक्षा की बात करते थे, आज वो फासिज्म हो गया। तो इसका एक व्यापक अर्थ है। लेकिन मैं जो अभी कहूंगा कि कोर्ट न्यायालय की तो बात है, उसमें सुधार हो, मुझे नहीं लगता कि बहुत, जब तक इस कानून को पूरी तरह खत्म करके नए सिरे से कोई, न्याय संहिता में थोड़ी बात आई है, रुद्र विक्रम सिंह बना सकते हैं, इस पर थोड़ा सा है कि कैसे अरेस्ट करें, थोड़ा सा वो सब काम इसमें किया गया, लेकिन उससे नहीं होगा। मूल बात है कि हमारा आपका व्यवहार, समाज का व्यवहार कैसे बदले, और परिवार दूर दूर रहते हुए भी उन परिवारों में कैसे आपस का संवाद और निकटता हो एक दूसरे के। क्योंकि अगर हमारी आवश्यकता आपसे नहीं जुड़ी है तो सच्चा प्रेम, सच्चा संबंध नहीं हो सकता है। इसलिए आवश्यकता कैसे जुड़ेगी, इस पर प्रश्न करेंगे। सैकड़ों लोग मर रहे हैं भाई, बीमारी से मर रहे हैं। और जल्दी से ये जो आज जो सवाल उठ रहा है, ये सिर्फ पुलिस, कानून, कोर्ट का सवाल नहीं है, ये समाज के लिए बहुत बड़ा सवाल है। और हम सबका व्यक्तिगत अनुभव है कि ये जो एक विभत्स स्थिति पैदा हो गई है इस समाज में, हमारे मतलब अड़ोस पड़ोस में हम देख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों में देख रहे हैं कि शादी के एज के लायक लड़के शादी करने से डर रहे हैं। और वो मतलब उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि शादी करने के बाद पता नहीं कैसे मैरिटल लाइफ उनकी होगी, कैसे लड़की मिलेगी। अब ये जो लड़की, जो भी उसकी पत्नी है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ,
ये क्या किसी को नहीं सोचना चाहिए कि वो जो परिवार से आई है उस परिवार की क्या जिम्मेवारी है, उस परिवार ने उसको कैसे संस्कार दिए। लड़की को एम्पावर करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको बिल्कुल एक राक्षसी शक्ति दे दोगे। समाज, उस परिवार का, उसके आसपास जो समाज था उसको इंटरवीन क्या नहीं करना चाहिए था। तो ये समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है और सवाल है, प्रश्न है, जिसका कि सभी को उत्तर चुनना चाहिए। शायद उसके माता पिता ने इंटरवीन किया होता, लड़की के माता पिता ने, तो स्थिति इतनी भयावह, इतनी विभत्स नहीं होती। तो लड़कियों के पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। हर लड़की लाचार ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर लड़की के परिवार में, उसके समाज में, उसके आसपास के लोगों को भी देखना होगा कि उसका आचरण कैसा है। हाँ, ये नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। सर जल्दी से, पहले जब 18-20 साल की उम्र में शादी होती थी, 22 साल की उम्र पे, तो उस वक्त जो पर्सनालिटी डेवलप होती है युवक और युवती की, तो एक दूसरे को एडजस्ट करने की ताकत ज्यादा होती है। भावना रहती थी। जब 30-32 साल की उम्र में शादी होगी तब तक फिक्स हो चुकी होती है पर्सनालिटी, और वो फिर बदलना एक दूसरे के प्रति बड़ा मुश्किल होता है, रिजिडिटी बढ़ जाती है। ये भी एक कारण है। हम लोगों की जो शादियां हुई हैं 20-22 साल, 24 साल की, मेरी 24 साल की उम्र शादी हुई थी, मेरी पत्नी 22 साल की थी, हम एडजस्ट कर गए। लेकिन जो 31 साल, 32 साल, 34 साल में शादी होगी, मैं बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। रुक जाना, नीचे बताओ। नहीं, नीचे बाल विवाह के पक्ष में, मैंने 18 से ऊपर ही बात कही हमने, इसीलिए। ठीक है राकेश सर, क्योंकि देखिए सारी मुद्दों पर बात हो रही, कानून पर बात हुई, समाज पर भी पूर्णिमा जी ने बोला। समाज के तौर पर क्योंकि जो बात पूर्णिमा जी कह रही थी, हम लोग जॉइंट फैमिली देखते हुए चले आए हैं। हमारे परिवार में एक साथ इतने लोग होते थे कि अगर एक जगह किसी चौराहे पर इकट्ठा हो जाएं तो लगेगा कि शायद हम कहीं कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी तमाम चीज़ें घर परिवार के अंदर ही रहती थी, बाहर कभी कुछ हुआ नहीं, देखा नहीं इस तरह का, या कभी सुना नहीं हम लोगों ने जब तक छोटे थे। फिर पढ़ाई लिखाई की, आगे निकल कर आ गए। अब हम अकेले हैं। इस तरह की परिस्थिति बहुत सारे युवाओं के साथ है हमारे देश में। लेकिन परिवारों की भी तो अपनी जिम्मेदारी है चेक एंड बैलेंस बनाकर रखने की, या समय समय पर देखने की, और युवाओं की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। वो मूल्य खत्म होते जा रहे हैं, उसके पर भी तो काम होना चाहिए फिर से। देखिए, देश में कानून बनाने वाले और कानून का पालन करने वाले, ये दोनों लेते हैं संकल्प संविधान का। और जब विवाह होता है तो 7 वचनों का संकल्प और शपथ करते हैं पति पत्नी। उसमें समाज गवाह होता है, दोनों पक्ष। और हमारे उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इन दोनों पक्षों की, यानी कि जो संसद में बैठ के कानून बनाते हैं उनकी, और जब कानून का पालना कराते हैं उनकी, उन दोनों के सामने होती है मर्यादा और जिम्मेदारी। यानी मर्यादा में रह के जिम्मेदारी का निर्वहन करना। तो हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे केस हैं जो अतुल सुभाष जैसे हैं। यदि ऐसा होता और इसकी संकल्पना होती हमारे समाज में, तो जब विवाह किया गया तो विवाह विच्छेद का भी प्रावधान किया जाता। हमारे यहाँ विवाह विच्छेद का प्रावधान नहीं है, और उसका कारण है हमारे समाज का ताना बाना, हमारे परिवार, संयुक्त परिवार, पारिवारिक मर्यादा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा पालन पोषण। जो आप जॉइंट फैमिली की बात कर रहे हैं, आज भी परिवार में ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को चाचा कहते हैं, क्योंकि वो अपने बड़े भाइयों का सबका सुनते हैं कि वो चाचा बोल रहे तो अपने पिता को चाचा बोलते हैं। माँ को भाभी बोलते हैं, क्योंकि वो सुन रहे हैं कि वो चाचा उनको भाभी बोले तो भाभी बोलते हैं। तो वो कहाँ पल रहे हैं, कहाँ पल रहे हैं, किसके बीच पल रहे हैं, किसी को नहीं पता होता, और पल के वो बड़े होते हैं। वही जॉइंट फैमिली, वही मर्यादा में रहते के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मध्य प्रदेश में देता हूँ। जब कानून व्यवस्था की बात आ रही, दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल था, मेरे ख्याल से जयदीप जी को याद होगा, हरिजन एक्ट की बाढ़ आ गई थी। वहाँ हर घर में एक आदमी के खिलाफ हरिजन एक्ट कायम हो रहा था। बाद में स्थितियाँ ये हो गई, ये गांव का गांव जेल चला जाएगा। लोग पहुँचे और जाके बोले कि ऐसे में तो कोई नहीं बचने वाला, सब जेल के अंदर होंगे। और होता ये था कि जैसे अभी वकील साहब ने बताया कि आपके खिलाफ FIR हुई, उसमें जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, आपको सीधे जेल होगी। फिर जमानत का प्रावधान क्या होगा, 1 साल के बाद जब पूरी जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यदि आप निर्दोष हुए तो 1 साल तो आप जेल में रहिए। तो उसमें पुलिस का काम होता था कि आप फरार रहिए, हमें पैसे दे दीजिए। सब लोग जाके दिग्विजय सिंह से मिले। दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया कि ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल सारे SP और कलेक्टर को ये आदेश किया कि जब तक कलेक्टर संतुष्टि नहीं करेगा तब तक FIR दर्ज नहीं होगी। और जो बाढ़ आई हुई थी हरिजन एक्ट की, बिल्कुल थम गई। तो क्या वो सारे मामले खत्म हो गए? क्या फिर वो केस होना बंद हो गया? क्या अत्याचार खत्म हो गया? नहीं। कानून जो बनाया गया है, वो कानून बनाया गया है आपके हित के लिए, और हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये दुरुपयोग कैसे रुकेगा? ये दुरुपयोग रुकेगा समाज के कारण।
समाज के कारण ऐसे रुकेगा कि जैसा भी कहा गया कि सब लोग मिलके यदि काम करेंगे तो पुलिस पैसे नहीं ले पाएगी। भाई हमसे यदि पैसा मांगा गया, हमारा पूरा परिवार दोस्त यार खड़े हो गए, कैसे लोगे तुम पैसा? तो थानेदार कांप जाएगा, पेशकार कांप जाएगा। इसलिए जॉइंट होना जरूरी है, यानी संयुक्त होना जरूरी है। जब तक हम संयुक्त नहीं होंगे हम समाज में जी नहीं पाएंगे। जितना विखंडित होंगे उतना ही हम पाश्चात्य सभ्यता के चंगुल में फंसते जाएंगे। बढ़िया बात है। जी 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 आपको तो आज बुलाया इसके लिए। नहीं, मतलब जिन कानूनों के दुरुपयोग की बात हो रही है, अभी तो एक बड़े जोर शोर से एक चर्चा चल रही थी मैरिटल रेप की। अगर दुर्भाग्यवश अगर वो कानून इस देश में पास हो गया, मुझे लगता है कि शायद अब वो चर्चा थोड़ी विराम पे चली जाए। दुर्भाग्यवश सोचिए इस देश में अगर मैरिटल रेप का कानून पास हो गया तो आज 6 पैनलिस्ट अगर आप बुलाएंगे तो पता लगा 4 उसकी पत्नी को याद आ गया कि 6 महीने पहले तुमने बिना मेरी सहमति के मेरे साथ सेक्स किया था, रेप किया था, वो पता लगा जेल में हो। तो ऐसी स्थिति इस देश में आ जाएगी अगर दुर्भाग्यवश अगर ये कानून पास हो गया। तो शायद लगता है कि ये एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा समय है कि इस पर भी बात होनी चाहिए या उस बात को खत्म कर देनी चाहिए। अभी मैं उस कानून बने ना बने उसका दूसरा पक्ष भी है कि जिस तरह पतियों के द्वारा कई जगह महिलाओं पर जबरदस्ती से सेक्स के लिए दबाव डाला जाता है और उनके साथ अत्याचार होता है, वो भी एक पक्ष है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। गंभीर मुद्दा, उस पर अलग से बात करेंगे। गंभीर मुद्दा है। बात लंबी हो गई है पहले ही, और हम इस विषय पर एक ऐसे समय में बात कर रहे हैं जब देश की सर्वोच्च जो लोकतंत्र की प्रतीक है संसद, वहां पर संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर बहस चल रही है, बात चल रही है। और उसी दौरान 2 उदाहरण आते हैं कि जो पैसे वाला व्यक्ति है, रसूख वाला व्यक्ति है, चर्चित व्यक्ति है, दबंग व्यक्ति है, उसके लिए कानून क्या करता है, वो 5 घंटे में जमानत दे देता है। अल्लू अर्जुन को 12 बजे गिरफ्तारी हुई, छोटी अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी और बड़ी अदालत ने उसको रिहा कर दिया। और वहीं एक अतुल सुभाष है जो सालों तक लड़ता है शोषण से, प्रताड़ना से, उसके खिलाफ हो रहे अत्याचार से, और अचानक अपनी जान देने के लिए मजबूर हो जाता है। 1 घंटे से अधिक का वीडियो बनाता है, 24 पन्नों की चिट्ठी लिखता है, और उस वीडियो और चिट्ठी पर पूरे देश में बहस छिड़ जाती है। और ये वही समय है जब हम भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता कहने लगे और न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हट चुकी है। तो क्या वो न्याय की देवी ये सब देख रही है? बहुत मार्मिक कविता पढ़ी अवधेश जी ने, और इसीलिए मैं इनको भी याद करता हूँ पंक्तियों को कि मूरत संवारने में बिगड़ती चली गई, क्योंकि मूरत की आंख से पट्टी हट गई है। मूरत संवारने में बिगड़ती चली गई, पहले से हो गया है जहां और भी खराब। रोशन हुए चिराग तो आंखें चली गई, रोशन हुए चिराग तो आंखें चली गई, अंधों को रोशनी का गुमा और भी खराब। हमने स्थिति को बेहतर करने के लिए कानून बनाया, उसने स्थिति को बिगाड़ दिया। अचानक जला दी जाने वाली, अचानक किसी बड़ी मंजिल घर की छत से कूद कर जान दे देने वाली महिलाओं के इतने केस सामने आए कि अचानक कानून को के रखवालों को लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। महिलाओं पर सदियों से अत्याचार होते रहे, आज की बात नहीं है। और बहुत अच्छी बात है, मैं कुछ संयुक्त परिवार में रहा हूं, अगर पिताजी ने डांट दिया तो ताऊ जी की गोद में चले जाते थे, दादाजी आके घर के झगड़े सुलझा देते थे। 40-50 लोगों के परिवार में मैं बड़ा हुआ हूं। मैं इसके आगे लेकिन ये बात भी कहना चाहता हूं कि जुल्म और शोषण की जो सिसकियां घरों में दब जाती थी, वो अगर कानून के माध्यम से बाहर आती हैं तो समाज विकसित हो रहा है। लेकिन कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो वो हर स्तर पर हो रहा है। अतुल सुभाष को किसी कानून ने नहीं मारा, उसके पत्नी के अत्याचार ने नहीं मारा, उसको व्यवस्था ने मारा। हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा कानून, जो लोग सचमुच उसको प्रताड़ित करने के लिए दोषी हैं वो तो हैं ही, लेकिन दोष के लिए कानून है। और उस कानून का जो पालन जिन लोगों के हाथ में, वो क्या कर रहे हैं? एक जज ये कह दे कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं केस बंद कर दूंगा, तो ये मतलब उस जज का सबसे बड़ा दोष है। भाई कानून ये बना है ना कि अगर महिला के साथ कोई प्रताड़ना हुई है तो तुरंत केस दर्ज कर सकती है, ठीक है करा दे। अगर उस महिला के साथ शोषण नहीं हुआ तो इसकी जांचने की जिम्मेदारी किसकी है? शोषण नहीं हुआ और झूठा केस था, जिस एनसीआरबी की बात ही रुद्र प्रताप सिंह जी कर रहे थे, उसी में यह भी है कि 300 से लेकर 500 मामले हर साल, क्योंकि उसमें यह दर्ज नहीं हो रहा कि पुरुष प्रताड़ना के केस कितने हैं। एनसीआरबी उसका रिकॉर्ड ही नहीं रखता, बड़े उनको रखना चाहिए इस तरह के मामले सा, लेकिन उसमें दर्ज है कि 300 से 500 मामले हर साल झूठे उसमें साबित होते हैं, झूठे का रिकॉर्ड है उसमें। तो इसका मतलब वो झूठे थे, उनको झूठा साबित करने की जिम्मेदारी जांच प्रक्रिया की ना। सड़क चलता किसी को कह सकता है भाई ये चोर है, इसने मेरे पैसे चुरा लिए, इसने मुझे मारा, इसने मुझे गाली दी, ये मेरे साथ शोषण कर रहा है बरसों से,
कोई भी कह सकता है ना। उसके कह देने भर से वो गुनाहगार हो गया क्या? उसका यही तो कहना था कि मेरी पत्नी ने कह दिया कि मैंने शोषण किया। मैं वो कह रहा है कि मैंने, उस पत्नी ने आरोप लगाया कि 10 लाख रुपए का मैंने दहेज मांगा। कह रहा है 40 लाख रुपए साल की तो मेरी सैलरी तब थी जब वो छोड़ के गई मुझे। अभी आज के समय में 80 लाख रुपए मैं कमा रहा हूं, क्या मैं उससे 10 लाख का दहेज मांगूंगा? ताकि ये सब साबित करना, जिस व्यवस्था की जिम्मेदारी थी वो व्यवस्था फेल हुई है, और जिस व्यवस्था ने अतुल सुभाष को मारा है उसको बदलने से स्थितियां बदलेगी। नहीं तो कानून बदल दीजिए, अच्छा कर दीजिए, बुरा कर दीजिए। जब ट्रैफिक वाला आपसे मांग रहा है ना चालान के पैसे, कानून में खराबी थोड़ी है। हर व्यवस्था की अंतिम इकाई मनुष्य है, और जब तक वो मनुष्य भ्रष्ट है सारी व्यवस्था फेल है। ये बड़ी बात है जी, जल्दी से बोलिए। इसमें ये चूंकि ये चर्चा में आ गया है ये केस, और इतनी इस पे हम भी चर्चा कर रहे हैं बैठ के, तो अब आगे इसमें मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था में, सरकार में, जो भी इसमें कोई भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसका कंक्लूजन जो हो वो ऐसा हो कि उसको एग्जाम्पल सेट कर दे कि आगे फिर कोई भी इस तरह की जरूरत ना करे। तो हमें ये जरूर ये अब ध्यान इसका रखना इंतजार होगा। रहेगा, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बात हो रही है और जितनी चर्चा हो रही है अतुल सुभाष के सुसाइड केस के बाद, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है समझना। लेकिन कहाँ लूप होल्स हैं वो इस चर्चा में निकल कर आया है, किस ओर ध्यान देना चाहिए वो भी इस चर्चा में निकल कर आया है। क्या उन जिम्मेदार लोगों को, उस जिम्मेदार सिस्टम को वो चीज़ें दिख रही हैं? अब भी क्या उनके कानों में वो आवाज़ें पहुंची हैं, गूंज रही हैं? इसकी कोशिश हमारी जारी रहेगी ताकि उन आवाज़ों को हम पहुंचा सकें। आपके मन में कोई सवाल है आप भी ज़रूर आकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमारी इस चर्चा को लेकर, और आपका जो भी व्यू पॉइंट है वो ज़रूर रखिएगा। अमरउजाला.com पर देश और दुनिया की हर बड़ी और ज़रूरी खबर के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।